उत्तराखंड में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें शांति अपने पति विक्रम के साथ थी। शांति को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसके परिवार को कुछ हो ना जाए, क्योंकि विक्रम एक अपाहिज था और शांति भी पेट से थी। प्रेग्नेंट होने के बाद वो लोगों के घरों में जाकर काम किया करती। ऐसे ही एक बार की बात है, शांति का पति विक्रम बेड पर बैठे हुए शांति से कहता है, अरे शांति, तुम कितनी मेहनत करती हो। एक मैं हूँ, अपाहिजों की तरह बेड पर पड़े रहता हूँ। अरे मुझे तो खुद को तुम्हारा पति बोलते हुए शर्म आ रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे भी हैं मेरे पति हैं, और पति तो एक देवता का रूप होता है। अरे ऐसा कौन सा देवता होता है जो आए दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है? मुझे बाहर जाकर काम करना चाहिए, मुझे तुम लोगों की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पूरा दिन पड़ा रहता हूँ और मेरे होते हुए मेरी पत्नी बाहर जाकर काम करती है। बस करिए विक्रम जी, और कितना खुद को कोसेंगे? अरे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हें अभी भी लगता है कि कुछ अच्छा होगा? यहाँ मैं अपाहिज होकर बैठा हूँ और तुम। मैंने आपको कहा ना, शांत हो जाइए। इस तरह से अब शांति विक्रम को शांत करवाती है और अब कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही एक रोज शांति अपनी मालकिन नेहा के घर लेट पहुंचती है और उसको अपने घर लेट आते देखकर नेहा कहती है, आ गई महारानी, मुझे तो लगा तू आज आएगी ही नहीं। वो मुझे माफ कर दो मेम साहब, दरअसल मेरा पति अपाहिज है और ठंड का समय आ गया है, इसलिए मैं मेरे पति के लिए कंबल निकाल रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ चल ठीक है, अंदर आजा, खाना बना दे, बाकी का काम तो मैंने कर ही दिया है। इस तरह से शांति घर में खाना बना देती है। काम होने के बाद शांति अपनी मालकिन के पास आती है और मालकिन से कहती है, मालकिन काम हो गया, क्या मैं घर जाऊँ? क्यों? एक तो लेट आई, ऊपर से जल्दी भी जाना है। अरे तुम गरीबों ने खुद को समझा क्या है? जहाँ तुम भिखारी काम करते हो, क्या तुम्हारे बाप की जागीर है कि जब मन किया आ गए और जब मन किया चले गए? नहीं नहीं मालकिन, आप मेरी बातों को गलत समझ रही हैं। वो दरअसल मेरे पेट में दर्द हो रहा था, साथ ही मैं पेट से हूँ ना, तो मुझे स्वेटर की भी जरूरत है, इसलिए सोचा कि आज थोड़ा जल्दी निकल जाऊँ। अगर जल्दी निकलूंगी तो स्वेटर भी ले लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, जितनी लेट आई है उतनी ही लेट जाएगी। और रही स्वेटर की बात, तो मुझसे स्वेटर ले जाइयो, घर में बहुत स्वेटर पड़े हैं। और आजा चल मेरे पैर दबा। अब क्या था, शांति कुछ नहीं बोलती और अपनी मालकिन के पैर दबाने लगती है। मालकिन के कमरे में ठंड के समय एसी चल रही थी। शांति ने अपने ऊपर ना तो शॉल डाली थी और ना ही जैकेट। बेचारी शांति ठंड से सिकुड़ रही थी। तभी शांति अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन क्या मैं थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊं? लेकिन क्यों शांति? मालकिन वो यहाँ आपके कमरे में एसी चल रहा है ना, इसलिए, और मुझे काफी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो मालकिन एसी बंद कर दीजिए ना। तो मुझे ऑर्डर दे रही है, तेरी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं मालकिन, मैं भला आपको क्यों ऑर्डर दूंगी? मैं तो बोल रही थी क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। अब तो तेरी सजा है कि तू इस कमरे में ही रहकर मेरे पैरों को दबाएगी। और हाँ, घर जाते वक्त स्वेटर ले जाइयो, कहीं तुझे या तेरे होने वाले बच्चे को ठंड न लग जाए। बेचारी शांति के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो ठंड में सिकुड़ती हुई अपनी मालकिन के पैर दबाने लगती है। उसको सिकुड़ता देखकर उसकी मालकिन एसी बंद कर देती है। कुछ देर बाद शाम होती है और अब शांति शाम का भी खाना बनाकर अपने घर जाने लगती है। तभी पीछे से नेहा उसे टोकते हुए कहती है, सुनो मैडम। जी मालकिन, कल समय से आ जाइए, समझी? जी मालकिन, मैं कल समय से आ जाऊंगी। इतना बोलकर शांति घर के लिए निकलती है। रात के समय में ठंड और बढ़ चुकी थी और इसलिए शांति अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकते हुए जा रही थी। तभी उसका पैर मुड़ जाता है। पैर मुड़ने की वजह से उसकी चप्पल टूट जाती है। वो अपनी चप्पल को हाथ में उठाकर कहती है, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। अब क्या करूं? एक तो रात, ऊपर से ठंड, और उससे भी बड़ी बात कि मेरी चप्पल टूट गई है। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। शांति अब अपनी चप्पल अपने हाथ में लिए घर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसके छोटे से घर में एक टूटे मटके में आग जल रही है। आग को जलता देखकर शांति के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आती है, जिसके बाद वो अपने पति से कहती है, ये आग आपने जलाई है क्या? हाँ, ये आग मैंने जलाई है। रात ज्यादा हो रही थी, पैरों से तो अपाहिज हूँ, लेकिन हाथ से नहीं। सोचा ठंड में तुम आओगी और तुम्हारे पास ना तो शॉल है ना ही कोई स्वेटर, इसीलिए मैंने सोचा इन हाथों का इस्तेमाल किया जाए और मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। उसकी बात सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पति को गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाने लगती है और वो अपने पहले के दिनों को याद करते हुए खुद से कहती है, न जाने ये कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। जब मेरा पति बिल्कुल ठीक था तब वो सारा पैसा अपनी शराब में उड़ा देता था, लेकिन अब तो वो शराब की वजह से ही अपाहिज हो गया है। एक तो मैं पेट से हूँ, ऊपर से इनकी दवाइयाँ, कहाँ से करूँ मैं ये सब? शांति खुद से बातें कर रही थी कि तभी ये बात पीछे से उसका पति सुनता है और अफसोस मनाते हुए शांति से कहता है, शांति, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही तकलीफें दी हैं। जिस समय मुझे तुम्हें समझना चाहिए था उस समय मैंने तुम्हें समझा नहीं, लेकिन जब मुझे अकल आई तो, और आज देखो मैं ऐसी कगार पर हूँ कि ना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ना ही अपनी। विक्रम जी, कैसी बात करते हैं आप? मैंने आपको कितनी बार कहा है आप खुद को मत कोसा करो, लेकिन नहीं, आप हैं कि मेरी सुनते ही नहीं है। आपको पता है
पति के रूप में भगवान औरतों को देवता देते हैं और भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। मुझे तो अभी तक कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा शांति। तुम पेट से हो, उसके बाद भी तुम इतनी मेहनत वाला काम करती हो। रोज सुबह ठंड में आना जाना बहुत मुश्किल होता है। शांति उसको एक बार फिर से चुप करवा देती है, जिसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह 8 बजे जल्दी से शांति अपने मालकिन के घर जाती है, जहाँ नेहा उसे नंगे पांव देखकर एक बार गुस्से में कहती है, यू शांति, घर में मत आना तुम। पर क्यों मालकिन, तुम नंगे पैर आई हो, तुम्हारी स्लीपर्स कहाँ हैं? वो मालकिन, कल रात जब मैं घर जा रही थी तब मेरा पैर मुड़ गया था, जिस वजह से मेरी चप्पल टूट गई। अच्छा ठीक है, मैं पानी लाकर देती हूँ, तुम पैर धो लो। इस तरह नेहा उसको गर्म पानी लाकर देती है और शांति अपने पैरों को धो लेती है, जिसके बाद शांति अंदर आती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, आज महीने का पहला दिन शुरू हो रहा है, क्या आज मुझे मेरी पगार मिल जाएगी? हाँ, शाम तक मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे दूंगी, लेकिन उससे पहले आज तुम अपने लिए एक स्लीपर ले आओ। जी ठीक है मेम साहब। इस तरह शांति अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा को अचानक ही बाहर जाना पड़ता है। जब वो बाहर जाती है तो हर तरफ कोहरा था और ठंड भी ज्यादा थी। ये देखकर नेहा खुद से कहती है, हे भगवान, बाहर तो कितनी ठंड हो रही है। शांति सुबह के समय कैसे आती होगी? एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से नंगे पैर चलकर आ रही है ठंड में। जो भी है, घर जाकर इस बारे में बात करती हूँ शांति से। इस तरह नेहा अपने बाहर का काम निपटा लेती है और कुछ देर बाद अपने घर आती है, जहाँ नेहा शांति को आवाज लगाकर कहती है, शांति, ओ शांति, कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। जी मालकिन बोलिए। यार शांति, बाहर कितनी ठंड हो रही है और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इतनी ठंड कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? ना तो तुम्हारे शरीर पर कोई शॉल है और ना ही कोई जैकेट, ऊपर से तुम नंगे पैर भी आ रही हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे होने वाले बच्चे पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। मालकिन, मैं गरीब हूँ, ऊपर से मेरा पति भी अपाहिज है, मेरे पास पैसे नहीं है, बस इसलिए मेरे शरीर पर ना तो कोई शॉल है और ना ही पैरों में चप्पल। आज महीने की शुरुआत है, इसलिए मैंने आपसे अपनी पगार के बारे में बात की थी। उसकी बातें सुनकर उसको शांति पर तरस आ जाता है। हाँ, नेहा अकड़ू जरूर थी, लेकिन वो दिल की साफ थी। अब क्या था, जितनी उसकी सैलरी थी उसका डबल वो उसको पे करती है और उसको अपने होने वाले बच्चे, अपना और अपने पति का ख्याल रखने को कहती है। शांति, अपने और अपने पति के साथ अपने बच्चे का ध्यान रखना, साथ ही अब तू आराम से काम पर आना, मैं तेरे पैसे नहीं काटूंगी। और मैंने तुझे कल कहा था ना स्वेटर ले जाइयो, क्यों नहीं लेकर गई? भूल गई थी मालकिन, पर आज ले जाऊंगी। इस तरह नेहा उसको उसके घर से काफी सामान देती है। वो उसको इतना सामान देती है कि बेचारी गरीब की ठंड आराम से गुजर सकती थी। मीनाक्षी अपने भाई मोहन की शादी में अपने काले घने बालों के साथ सुंदर से हेयर स्टाइल में शादी की रौनक बनी घूम रही थी। सभी उसके लंबे काले बालों को देखकर हैरान थे। शादी की सारी रस्में पूरी करके जब विदाई करके मीनाक्षी अपने भाई मोहन और नई नवेली भाभी अंजलि के साथ कार में बैठती है, तो उसके लंबे काले बाल देखकर अंजलि बोलती है, अरे वाह दीदी, आपके ये काले घने बाल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। शादी में सब आपकी तारीफ कर रहे थे। मेरी कजन सिस्टर तो आकर मुझसे बोल रही थी कि ससुराल जाकर मैं आपसे आपके बालों का राज पूछूं। अच्छा, सच में भाभी? तारीफ के लिए शुक्रिया कहना उनको। मीनाक्षी की इस बात पर उसका भाई हंसने लगता है और बोलता है, इसके बालों को अच्छा कहने वाले ना एक दिन खुद के कहे पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इससे आगे मत बोलियो भाई, वरना तेरा क्या हाल करूंगी ना, तू सोच भी नहीं सकता। अरे अरे, आप भाई बहन तो मेरे सामने ही लड़ने लगे। वैसे मैं भी अपने भाई के साथ बहुत लड़ती थी, वो तो गुस्से में मेरे बाल ही खींच देता था। अफसोस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप फिर बोले। ऐसे ही नोक झोंक करते हुए मीनाक्षी अपनी नई नवेली भाभी को लेकर अपने घर आती है, जहां दरवाजे पर मोहन की माँ शीला आरती की थाली लिए खड़ी होती है और बहू के आने पर बोलती है, लो जी, आ गई मेरी बहू। अरे, मैं कलश लाना तो भूल ही गई। मीनाक्षी, अंदर आ और जाकर रसोई से चावलों वाला कलश लेकर आ। मीनाक्षी अंदर आकर रसोई से चावल का कलश लाकर अपनी भाभी के कदमों में रखने को झुकती है, तो उसके सर के सारे बाल अंजलि के कदमों में आ गिरते हैं और उसका चिकना टकला सर उसकी भाभी के सामने आ जाता है, जिसको देखकर अंजलि बोलती है, हाय राम, दीदी आप टकली हैं? बताओ, बाल तुम्हें आप कार में बैठे बैठे इतनी लंबी लंबी फेंक रही थी। भाभी, मैंने कुछ कहा था? आप ही बोले जा रही थी, मैंने तो बस शुक्रिया ही बोला था। अरे बहू, इतनी हैरान ना हो, अब ये टकली है तो क्या कर सकते हैं, और इसके ख्वाब हैं लंबे बाल रखने के, इसलिए ये विग पहने घूमती रहती है। पर ये टकली हुई कैसे? बहुत लंबी कहानी है। वो क्या है, इसने अपने बालों को लंबा करने के लिए कई तरह के शैम्पू इस्तेमाल किए और अंत में कोई शैम्पू इस्तेमाल करने लायक इसके बाल ही नहीं बचे। अब ये छोड़, तू गृह प्रवेश कर। अंजलि का गृह प्रवेश होता है। वो अपने ससुराल में कदम रखती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक शाम सभी बैठे टीवी में मोहन की शादी की फोटोज देख रहे होते हैं, जहां एक फोटो में कुछ लड़कियां मीनाक्षी को घूर कर देख रही होती है। ये तस्वीर देखकर
मीनाक्षी बोलती है। ये सारी लड़कियां मेरे बालों को निहार रही थी। कितना सुंदर हेयर स्टाइल था मेरा, सबसे यूनिक। काश मैं ऐसा हेयर स्टाइल फिर से कर पाती। बेचारी लड़कियां सोच रही होंगी कि आपसे आपके बालों का राज पूछे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद तो वो अपने बालों को आपसे छुपाती फिरेंगी। बस भाभी, इतना भी मजाक मत बनाओ। आपको पता नहीं है, पहले मेरे बाल कितने घने लंबे काले थे। लड़कियां जलती थी मेरे बाल देख के। वो बेचारी इतनी जल गई कि अपनी आग से इसके बाल भी जला गई। शीला की इस बात पर दोनों सास बहू खूब हंसी है और मीनाक्षी गुस्से में अपनी गर्दन झटकते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी विग उतर कर नीचे गिर जाती है। ये देखकर शीला हंसते हुए बोलती है, बेचारी मेरी बच्ची गुस्सा भी नहीं दिखा सकती, वरना उसका ये सर का चांद सबके सामने आ जाता है। मम्मी यार, आई हेट यू। इतना बोलकर मीनाक्षी अपनी विग उठाए कमरे में जाती है और पलंग पर पसरे अपनी आंखें बंद करके ख्वाबों में खो जाती है, जहां मीनाक्षी एक बेहद ही सुंदर से लड़के के सामने होती है और वो लड़का उसके बेहद करीब आकर कहता है, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरे टकले सर की बेपरवाह गुस्ताखियाँ नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। क्या बोला टकला? ये बोलकर मीनाक्षी का ध्यान अपने सर पर जाता है और वो खुद को टकला पाकर चिल्लाती है। उसी वक्त अंजलि मीनाक्षी के कमरे में आकर उसको ख्वाबों से उठाते हुए कहती है, टकली ननद जी, ख्वाबों से बाहर आओ, मैं बुला रही हूँ आपको। और टकली ननद। आंखें खोलकर मीनाक्षी अंजलि को घूरते हुए बोलती है, भाभी मेरा नाम मीनाक्षी है, आप शायद भूल रही हैं। और ये टकली टकली बोलकर मेरा इतना हसीन ख्वाब बर्बाद कर दिया आपने। ओहो मेरी टकली ननद का ख्वाब। जरूर आप ख्वाब देख रही होंगी कि आपके काले लंबे घने बालों पर कोई लड़का फिदा हो गया, लेकिन अचानक ही उसके हाथों में आपकी विग आ गई और उसको पता चल गया कि इन जुल्फों के अंधेरे में एक चांद छुपा बैठा है। हाँ, जाइए आप यहाँ से। चैन से कोई मुझे हसीन ख्वाब तक नहीं देखने देता। बेचारी मीनाक्षी के ख्वाब में भी कोई ना कोई उसको टकली होने का एहसास दिला ही देता। ऐसे ही एक शाम मीनाक्षी कॉलेज से घर आ रही थी। इस वक्त भी उसने अपने टकलेपन को छुपाने के लिए विग पहनी थी। रास्ते में उसके ख्वाब जैसा एक हैंडसम सा लड़का आता है। मीनाक्षी उसको देखने में इतनी खो जाती है कि वो चलते चलते उससे टकरा जाती है और वो लड़का जैसे ही मीनाक्षी को गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में थामता है, तभी बेचारी मीनाक्षी की विग एक बार फिर उसे धोखा देते हुए नीचे गिर जाती है और उसका चांद सा टकला सर देखकर वो लड़का उसे संभालने की जगह गिराते हुए कहता है, माफ करना दीदी, मैं चलता हूँ। मीनाक्षी की सच्चाई सामने आने पर बेचारा ख्वाबों वाला लड़का तो उसे पटक कर निकल जाता है। तो वहीं मीनाक्षी अब अपने टकलेपन से परेशान होकर घर आकर अपनी विग को फेंक देती है। लेकिन तभी कुछ देर में उसकी माँ शीला उसके कमरे में आकर कहती है, ए टकली, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अपनी विग पहन कर आइयो, कहीं तेरे इस सर के चांद को चमकता देखकर वो मना कर दे। शीला इतना बोलकर चली जाती है। लेकिन अब मीनाक्षी अपने इस टकलेपन को छुपा छुपा कर थक गई थी। अगले दिन एक अमन नाम का लड़का अपनी माँ सविता के साथ मीनाक्षी को देखने आता है। मीनाक्षी उनके सामने एक सुंदर सी साड़ी पहने लंबे बालों की विग लगाए आती है और उसको देखकर लड़के की माँ बोलती है, अरे वाह, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है और इसके लंबे बाल वो तो और भी सुंदर है। पता है बहन जी, इससे पहले भी अपने बेटे के लिए एक लड़की देखी थी पर वो तो टकली निकली। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या होता जा रहा है। अरे कम उम्र में ही उनके सारे बाल चले जाते हैं। सविता की इस बात पर मीनाक्षी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सर से विग उतार कर फेंकते हुए कहती है, बस बहुत हुआ। देखिए मैं टकली हूँ, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना मैं भी ऐसा नहीं होना चाहती थी, लेकिन अब हो गई हूँ तो क्या कर सकती हूँ। मेरे भी ख्वाब थे मेरे लंबे बाल हो, मैं अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल बना सकूं, लेकिन क्या करें, बाल ही नहीं है तो ख्वाब ही बनकर रह गया। अब बताइए आपको मैं पसंद हूँ या नहीं? सविता मीनाक्षी को देखते हुए मुस्कुराती है और बोलती है, अरे बेटा, हमें तो तू हंसते हंसते पसंद है। हमें तो पहले ही सब कुछ पता था तेरे बारे में और तेरे टकलेपन के बारे में भी। और ये जो बोल हमने बोले थे ना, ये तेरी भाभी के कहने पर बोले थे। ओहो, तो आपने बोला ही नहीं मुझे नीचा दिखाने को? हाँ, लेकिन आपको नीचा दिखाने को नहीं बोला, आपको सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए बोला। दीदी, जब तक आप खुद को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो दूसरे कहाँ से करेंगे। माना आप टकली अपनी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब हो तो छुपाना कैसा? सही कहा भाभी आपने, इसलिए अब से मैं ऐसे ही रहूंगी। विग तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। लंबे बालों का ख्वाब अब ख्वाब समझ के भूल जाऊंगी। उसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ऑयल बनवाया है अपनी माँ से, मैं वही लगाती थी। उससे आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फिर आप वापस से बालों वाली ननद हो जाओगी। सच में भाभी आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। अंजलि के दिए ऑयल का इस्तेमाल करने से मीनाक्षी के सर पर धीरे धीरे बाल आने शुरू हो जाते हैं
और 6 महीने बाद उसकी शादी तक उसके सर पर लड़कों जितने बाल तो आ ही जाते हैं। समय के साथ उसका लंबे बालों वाला ख्वाब